नमस्कार। सुर्खियों के बाद अहम खबर की बात करेंगे। भोपाल से बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस ने आजादी के आंदोलन में आरएसएस की भूमिका पर फिर सवाल उठाए हैं। आरएसएस और हिंदू महासभा को बताया स्वतंत्रता आंदोलन के विरोधी। कांग्रेस और राष्ट्र निर्माण की गाथा इस किताब के जरिए आरएसएस भाजपा इनके खिलाफ माहौल बनाने की तैयारी है कांग्रेस की। पीसीसी ने बाल कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी के लिए ये विचारधारा वाली किताब तैयार करवाई है। दक्षिणपंथी हिंदू संगठनों मुस्लिम लीग को आजादी का विरोधी बताया गया है। तो अब किताब के जरिए माहौल बनाने की कोशिश, कांग्रेस और राष्ट्र निर्माण की गाथा, ये इस किताब के जरिए आरएसएस भाजपा के खिलाफ माहौल बनाएगी कांग्रेस। सीधा आपको लिए चलेंगे भोपाल। सहयोगी शैलेंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, किताब के जरिए माहौल और बीजेपी को मौका। शैलेंद्र। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि ये चुनावी साल है, मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने, और ऐसे में अब इसी तरह के मामलों को लेकर लगातार सुर्खियां बटोरने या जनता के बीच में जाने का काम दोनों ही राजनीतिक दल करने वाले हैं। और यही जिस तरीके से हाल ही में पीसीसी चीफ कमलनाथ के मीडिया सलाहकार बनाए गए पीयूष बबेले द्वारा ये किताब लिखी गई है, और इसमें एक पेज पर ये उल्लेख किया गया है कि जब कांग्रेस के लोग, पूरी कांग्रेस जो है राष्ट्र की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, तभी कुछ लोग ऐसे भी थे, कुछ संगठन ऐसे भी थे जो कि विरोधी का साथ दे रहे थे। सीधे तौर पर उसमें नाम लिखा गया है कि जिस तरीके से मुस्लिम लीग, जिसके जो प्रमुख जो है मोहम्मद अली जिन्ना, और इसके अलावा हिंदूवादी संगठन यानी आरएसएस की तरफ पूरा नाम लेकर लिखा गया है कि इन लोगों के द्वारा कहीं ना कहीं देश का माहौल खराब करने की कोशिश की गई, और जो लोग आज़ादी के कार्य में लगे हुए थे उनको भी भटकाने का प्रयास किया गया। तो इस तरह की बातें जो है वो इस किताब में लिखी गई हैं, और जिसमें कहीं ना कहीं इसको लेकर बीजेपी ने आपत्ति दर्ज कराई है। बीजेपी की तरफ से जिस तरीके से मंत्री विश्वास सारंग का यह बयान सामने आया, उन्होंने कहा कि केवल एक परिवार विशेष को खुश करने के लिए, उनका महिमा मंडन करने के लिए इस किताब को लिखा गया है। और ये कोई पहली बार नहीं है, बल्कि कांग्रेस के लोग इसी तरह के कृत्य करते रहते हैं। इतिहास को गलत तरीके से पेश किया जाता है। जब विश्वास सारंग ने इस किताब का विरोध किया तो कांग्रेस की तरफ से कांग्रेस विभाग के मीडिया विभाग के अध्यक्ष सामने आए हैं, के मिश्रा। उनका साफ तौर पर यह कहना है कि हाँ बिल्कुल, हम लोग जो है गांधी परिवार और नेहरू परिवार का महिमा मंडन करते हैं। महिमा मंडन इसलिए करते हैं कि उन लोगों ने देश की आज़ादी में अहम योगदान दिया है। यदि बीजेपी के पास कोई ऐसे नेता हैं जिन्होंने आज़ादी में योगदान दिया है तो उनके बारे में बताएं। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से लगातार जहर घोलने का काम बीजेपी कर रही है, और उस सच्चाई को जनता के बीच में ले जाने के लिए इस किताब को लिखा गया है। और इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि इस किताब को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा को भी आने वाले समय में भेंट करेंगे, ताकि वो पढ़ सके और आज़ादी में कांग्रेस का क्या इतिहास रहा है इसके बारे में वो समझ सके। जी वाकई, और आज़ादी में क्या, आज़ादी का क्या इतिहास रहा, ये समझाने की कोशिश इस किताब के जरिए। कुल जमा स्थितियां ये, जैसा शैलेंद्र समझा रहे हैं, कि अब कुर्सी का रास्ता इस किताब के सहारे होगा। वैसे देखा जाए शैलेंद्र, तो सवाल ये भी उठाया जा सकता है कि इतने मुद्दों के बीच आपको भी आज़ादी तक ही जाना पड़ता है। ये भी कांग्रेस की स्थिति है शैलेंद्र। देखिए, बिल्कुल ये बात बिल्कुल सही है कि आज़ादी का 75वां साल देश मना रहा है, और ऐसे में सभी लोग ये जानते हैं कि आज़ादी कैसे मिली। लेकिन उसके बावजूद भी यदि कांग्रेस को इस तरह की किताब लिखनी पड़ी और ये बताना पड़ा कि आज़ादी में किस तरह का योगदान है, ये अपने आप में विचारणीय प्रश्न है। लेकिन इसके पीछे जो कांग्रेस के शैलेंद्र, रजनीश अग्रवाल साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, मैं आपको रोक रहा हूं, और शैलेंद्र भी अपना सवाल ले सकते हैं। शैलेंद्र लगातार हमारे साथ बने रहेंगे। रजनीश अग्रवाल साहब, किताब कांग्रेस और राष्ट्र निर्माण की गाथा, एक किताब लिखी गई है आरएसएस भाजपा के खिलाफ माहौल बनाने के तौर पर, और दक्षिणपंथी हिंदू संगठन मुस्लिम लीग आजादी के विरोधी थे, इस तरह की बातें इस किताब में। जी प्लीज। देखिए ललित जी, आप पढ़े लिखे समझदार एंकर हैं, ऐसा मैं मान के चलता हूँ, जानता भी हूँ। ये जो कांग्रेस के जो तमाम प्रकार के प्रपंच हैं, ये प्रपंच अब उजागर हो चुके हैं। आजादी की लड़ाई इन्होंने ही लड़ी, इन्हीं के खानदान ने लड़ी। अरे भैया, 1857 में कांग्रेस तो अंग्रेजों के कोख से पैदा भी नहीं हुई थी, और इसके 2-3 साल पहले से ही तमाम प्रकार के लोग आजादी का युद्ध
अंग्रेजों से लड़ रहे थे, अपने अपने स्तर पर लड़ रहे थे, एक बात। दूसरी बात, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का क्या योगदान आजादी की लड़ाई में हुआ है, रहा है, ये 1940, 41, 42 इनके राष्ट्रीय अभिलेखागार में रिपोर्ट्स हैं। वो रिपोर्ट्स भाजपा के या संघ के किसी व्यक्ति ने नहीं बनाई, वो रिपोर्ट्स तत्कालीन समय की बनी हुई रिपोर्ट्स हैं और राष्ट्रीय अभिलेखागार में रखी हैं, वो भी भाजपा की सरकारों में नहीं रखी गई। तो जरा ये उनको अध्ययन कर लें कि किस प्रकार से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अंग्रेजों के विरुद्ध अलग अलग तौर पर संघर्ष करता था, रणनीतिक तौर पर करता था, और उसमें क्या लिखा है। तो ये एक्सपोज हो चुके हैं। ये इन्होंने तो एक खानदान से बाहर निकल के चंद्रशेखर आजाद की भी गाथा इन्होंने स्वीकार नहीं की, जो आजादी के युद्ध में उन्होंने पूरा अपना 24 साल की उम्र में योगदान दिया, उनको कभी स्वीकार नहीं किया इन्होंने। ये वो लोग हैं। भगत सिंह के बारे में इनका क्या स्टैंड रहा है इनको सबको पता है, देश जानता है। अजय सिंह यादव साहब भी हमारे साथ जुड़े, उनका रिएक्शन ले लिया जाए। यादव साहब, गलत इतिहास पढ़ाने की कोशिश, दूसरा आपके अपने ही जो रिकॉर्ड रूम है, क्या उसे ही नहीं खंगाला गया, उसे ही नहीं देखा गया? आरएसएस तो रहा है, हमेशा से रहा है, बनने के बाद से लगातार। जी प्लीज। देखिए, देश के राष्ट्रीय आंदोलन, आजादी के आंदोलन का एकमात्र राजनीतिक दल केवल और केवल कांग्रेस पार्टी। हमारे नेता पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने जीवन के 20 साल आजादी के आंदोलन में जेल में रह के बिताए। महात्मा गांधी बाकायदा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं और राष्ट्रपिता के रूप में उनके इस योगदान को भारतीय जनता पार्टी के झूठ बोलने से झुटलाया नहीं जा सकता है। और रही बात आरएसएस की, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में आजादी का आखिरी मजबूत आंदोलन, उसका तक आरएसएस और हिंदू महासभा ने विरोध किया था। यहाँ तक कि भाजपा के बड़े नेता, आप एक बात यादव साहब, बार बार ये बात उठती है, आप आजादी के आंदोलन को 1900 के बाद ही क्यों देखते हैं, 1800 तक क्यों नहीं जाया जाता है? यही तो शिकायत है। सही बात है, इतिहास वही तो फ्रेम नहीं होगा जो हम करें। देखिए वो फ्रेम होने का सवाल नहीं है। 1900 के पहले तो कोई राजनीतिक दल था ही नहीं इस देश में कि किसी राजनीतिक दल या संगठन को कोट किया जा सके। लेकिन जब एक संगठित रूप से आजादी का आंदोलन प्रारंभ हुआ तो संगठित रूप से केवल कांग्रेस पार्टी का योगदान है। और भाजपा के झूठ बोलने से क्या होगा? आपके पूर्व नेता, पूर्व प्रधानमंत्री देश के, उन्होंने क्या आजादी के आंदोलन के समय गवाही नहीं दी थी न्यायालय में? क्या आपके एक और नेता की माफीनामे की चिट्ठियां सबके सामने नहीं है? माफीनामे छोड़ो आंदोलन का मैं वहां आ रहा हूँ, अजय जी आ रहा हूँ वहीं पर, फिर हम चलेंगे अंडमान निकोबार चलेंगे। एक मिनट रुकिए, और हो तो आप सूचीबद्ध तरीके से जारी चलेंगे, अंडमान निकोबार चलेंगे। अग्रवाल साहब प्लीज, यादव साहब सुनिए ना, अभी सुनते हैं प्लीज। पहली बात तो ये है कि इन्होंने, आप जो 1900 का आपने बहुत बेहतरीन सवाल किया कि इससे बाद में क्यों, और 1900 के बाद में भी ये तमाम प्रकार के जो कांग्रेस में सम्मिलित क्रांतिकारी नहीं थे, आजादी की लड़ाई लड़ने वाले थे, जिनकी न रियासत थी न सियासत थी, और अंग्रेजों से खिलाफ उन्होंने संघर्ष किया और जीवन की आहुति दे दी, उनका भी योगदान ये नहीं मानते। इन्होंने एनसीईआरटी की किताबों तक में एक लाइन नहीं लिखी, एनसीईआरटी की किताबों में इनकी सरकार ने 70 साल चली गई। ये किस मुंह से बात करेंगे जी? ये वीर सावरकर के माफीनामे की बात करते हैं। इंदिरा गांधी जी के कार्यकाल में जब उनके बारे में डाक टिकट जारी हुआ, उनके योगदान की प्रशंसा स्वयं प्रधानमंत्री के नाते इंदिरा गांधी ने की, वो भी भूल गए। ये दरअसल वामपंथियों के चंगुल में है, चलने वाले वामपंथियों के चेले चपाटे, और ये अरे आप काम करते हैं। बिल्कुल AK-47 खोल लेते हैं रजनीश होने वाला है नहीं। एक मिनट रुक जाइए। हाँ यादव साहब प्लीज। देखिए ललित जी, भाजपा के नेता क्यों नहीं बताते हैं कि आजादी के आंदोलन में आरएसएस के कितने नेता जेल में रहे, हिंदू महासभा के कितने नेता जेल में रहे? मैंने कोट किया कि पंडित नेहरू, मेरे प्यारे मोहन, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, सरदार पटेल रहे, पता चलेगा, इंदिरा गांधी ने बानर सेना बनाई, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी नहीं है और झूठ बोलते हैं। क्या ऐसे झूठ बोलने से आजादी मिली है देश को? नहीं ठीक। यादव साहब, यादव साहब अग्रवाल साहब प्लीज, अरे प्लीज, इतने सम्मानित लोग हैं आप। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। शैलेंद्र लगातार हमारे साथ बने रहे। शैलेंद्र आपका भी धन्यवाद। सारंग साहब का रिएक्शन आया है, मंत्री सारंग का, वो सुनवा देते हैं जरा। कांग्रेस ने तो हर समय इस देश के इतिहास को तोड़ा मरोड़ा है। इस देश में केवल एक परिवार, नेहरू परिवार का महिमा मंडन हो जाए
ये कांग्रेस की हर समय रीति रही है, नीति रही है। वो राहुल गांधी जो वीर सावरकर जैसे राष्ट्र भक्तों का अपमान करते हो, वो नेहरू परिवार जिसने हर समय राष्ट्र भक्तों को नीचा दिखाने का काम किया हो, स्वयं जवाहरलाल नेहरू के समय से ये परंपरा चल रही है। कोई ये आज की परंपरा तो है नहीं। इस देश के संविधान निर्माता अंबेडकर जी को चुनाव हराने का षड्यंत्र किया था जवाहरलाल नेहरू जी ने। सुभाष चंद्र बोस जो इलेक्टेड कांग्रेस के अध्यक्ष थे, उनको नीचा दिखाने का काम किया था जवाहरलाल नेहरू जी ने। गांधी जी कितने दुखी थे जवाहरलाल नेहरू से, सरदार वल्लभ भाई पटेल को नीचा दिखाया था। तो ये तो कांग्रेस की आदत है। ये जो तथाकथित नेहरू कांग्रेस है, ये वो कांग्रेस नहीं है जो गांधी जी की थी, ये वो कांग्रेस नहीं है जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की थी। उसने आजादी के लिए कुछ किया। और आरएसएस जैसे संगठन जो देशभक्त संगठन है, जिसने इस देश की एकता अखंडता को कायम रखा है, उन त्यागी और तपस्वी लोगों के खिलाफ बोलने का अधिकार नहीं है, हैसियत नहीं है कांग्रेस के नेताओं की। ये इस तरह से तोड़ मरोड़ कर इतिहास प्रस्तुत करना, ये कांग्रेस की आदत रही। और एक और बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। भोपाल में करोड़ों का फ्रॉड सामने आया है। बिल्डर, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, इनके अधिकारियों पर आरोप है। लोगों को डायरेक्टर हेल्थ, आर्मी, बीएचईएल का अधिकारी बनाया गया। अधिकारी बनाकर 1,89,00,000 रुपए का लोन लिया गया। जिन लोगों के दस्तावेज लगाए उन्हें फ्लैट नहीं मिले। पीएम आवास योजना की सब्सिडी का लालच देकर दस्तावेज लिए गए। 9 लोगों की शिकायत पर ईओडब्ल्यू को जांच में ये सबूत मिले हैं। ईओडब्ल्यू ने 11 लोगों पर एफआईआर दर्ज की है। सहयोगी मनोज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज, बड़ा घोटाला है ये। जी बिल्कुल। किस तरीके से दस्तावेजों का गलत इस्तेमाल करके लोन दिलाने का झांसा दिया जाता है और उसके बाद लोन किसी दूसरे व्यक्ति के नाम पर लिया जाता है, ये एक उसका सबसे बड़ा उदाहरण यही कारण है कि बैंक फ्रॉड के मामले में ईओडब्ल्यू ने 11 लोगों पर एफआईआर दर्ज की है। इसमें बिल्डर से लेके कई लोग ऐसे भी हैं जो कि एलआईसी के अधिकारी हैं, जिसमें एरिया मैनेजर से लेके तमाम लोग शामिल है। उनके खिलाफ सबूत मिलने के बाद ये एफआईआर दर्ज की गई। जिन लोगों के दस्तावेज लिए गए उन्हें फ्लैट नहीं दिया गया और ये पूरा मामला पीएम आवास योजना के तहत 2 लाख की सब्सिडी का लालच देकर ये पूरे दस्तावेज इनसे कलेक्ट किए गए थे। ये दस्तावेज जो है आम लोगों को डायरेक्टर हेल्थ, आर्मी और बीएचईएल के अधिकारी बनाया था और उसके बाद इस लोन में सबसे बड़ा फ्रॉड किया गया। तो फिलहाल इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज करके आगे की कार्रवाई जो है ईओडब्ल्यू भोपाल ने शुरू कर दी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मनोज इस तमाम जानकारी के लिए। नर्मदापुरम में स्वर्गीय शरद यादव का अंतिम संस्कार किया जाएगा। उनके पैतृक गांव आंखमऊ में उनके घर के पास खलिहान में उन्हें अंतिम विदाई की तैयारी की जा रही है। कल उनके परिजन दिल्ली से उनकी पार्थिव देह लेकर आएंगे और अंतिम संस्कार किया जाएगा। इस वक्त हम मौजूद हैं नर्मदापुरम माखन नगर के ग्राम आंखमऊ में, जो शरद यादव जी का पैतृक गांव है। और ये वो जगह है आप मेरे पीछे देख रहे हैं जहां खलिहान है। और इसी खलिहान में शरद यादव जी जब प्रवास पर आते थे तो होली सहित अन्य आयोजन हुआ करते थे और गांव के तमाम लोग यहां जुटते थे। कल उनके अंतिम संस्कार के लिए यहां पर तैयारियां की जा रही हैं और जो परिजन हैं उनके मुताबिक यहीं पर शरद यादव जी का अंतिम संस्कार किया जाएगा, क्योंकि उनकी इच्छा थी कि इस गांव से, इस परिवार से, इस खलिहान से उनका लगातार जुड़ाव रहा है और इस जुड़ाव के चलते ही गांव और खलिहान में उन्हें अंतिम विदाई दी जाएगी। शैलेंद्र कौरव, न्यूज़ 18, नर्मदापुरम। और अब बैतूल के मुल्ताई के एक वीडियो की बात करेंगे। बहुत तेजी से ये वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में ऐसा लगता है जैसे बंदर ताप्ती नदी को नमन कर रहा है। मौके पर मौजूद लोग और दुकानदारों का कहना है कि ये बंदर आम बंदर उससे थोड़ा अलग है। वो किसी भक्त से सामान नहीं छीनता, परेशान नहीं करता और बिना परेशान किए प्रसाद के नारियल खाता है। अब इसे देखने के लिए लोगों का जमावड़ा भी लग रहा है और सभी थोड़े हैरान भी होते हैं। सहयोगी ऋषु हमारे साथ जुड़े हैं। ऋषु के पास आपको लिए चलेंगे। ऋषु, इस भक्त बंदर के बारे में थोड़ी और जानकारी दें।
जी देखिए ललित, ये जो बंदर है ये आम बंदरों से थोड़ा सा अलग है। आमतौर पर हम देखते हैं कि कई जो पालतू पशु होते हैं या दूसरे जानवर होते हैं उनको ट्रेनिंग के बाद बहुत सारी चीजें वो समझ जाते हैं, ऐसी वो जो काम करते हैं वो पशु पक्षी भी होते हैं। लेकिन ये बंदर थोड़ा सा अलग है। ताप्ती नदी का जो उद्गम स्थान है मुल्ताई तहसील में है, जो ताप्ती सरोवर वहां से है, उसके आसपास कई सारे मंदिर हैं, दर्जनों मंदिर हैं, शिवालय हैं। ये जो बंदर है पिछले 3 दिनों से वहां पर मौजूद है और इसकी जो है गतिविधियां देखकर लोगों में काफी कौतूहल है, काफी आश्चर्य है। ये जो पूजन सामग्री की दुकानें हैं आसपास सरोवर के, वहां जाता है और केवल ताप्ती माँ ताप्ती की जो छाया चित्र है उसे उठाकर माथे से लगाता है कुछ सेकंड के लिए, कुछ मिनट के लिए, और वापस उस छाया चित्र को वहां पर रखकर आगे बढ़ जाता है। कुछ समय बाद वो इसी तरह से दोबारा करता है। ऐसा दिन में कई बार कर रहा है। तो काफी लोगों की श्रद्धा भी उमड़ रही है इस बंदर को लेकर के और बड़े लोग आश्चर्यचकित हैं कि ये कहां से ये बंदर आया है और इस तरह से ये क्यों इस तरह से हरकत कर रहा है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि जो बंदर है उसने अभी तक किसी को भी परेशान नहीं किया है। वो चुपचाप आता है, प्रसाद उठाता है, जो नारियल होते हैं उन्हें छीलता है, फोड़कर खा लेता है। किसी भी श्रद्धालु को उसने परेशान नहीं किया है। और उसकी ये जो गतिविधि है, जो छाया चित्र को उठाकर माथे से लगाने की, ये बड़ा ही सुंदर दृश्य नजर आता है कि एक बंदर है जो किसी ने ट्रेंड नहीं किया हुआ है, वो इस तरह से भगवान को नमन करता है, ताप्ती जी की तस्वीर को उठाता है बार बार। तो एक काफी हैरत की बात ये लोगों के लिए यहाँ पर बनी हुई है और लोग लगातार इस बंदर को देखने के लिए ताप्ती सरोवर के आसपास जमा हो रहे हैं। ललित, ताप्ती सरोवर का अगर सिर्फ बैतूल के लिए, मुल्ताई के लिए बात कर ली जाए, ताप्ती सरोवर का बड़ा अपना महत्व है। लोगों का एक सीधा जुड़ाव है ताप्ती सरोवर से और उस जगह ऐसी कोई घटना ये जंगल में आग की तरह है इस पूरे अंचल के लिए। ऋषु, जी हाँ, देखिए जो ताप्ती नदी का जो उद्गम स्थान है मुल्ताई में, ताप्ती सरोवर, इस सरोवर की वजह से, उद्गम स्थान की वजह से मुल्ताई को पवित्र नगरी भी घोषित किया गया है। यहाँ पर कई सारे प्राचीन प्रसिद्ध शिवालय हैं, बहुत सारे मंदिर हैं। ताप्ती जी का भी यहाँ पर मंदिर है, माँ ताप्ती का मंदिर। हर साल बरसात के बाद लगभग 2 महीने तक जलमग्न भी रहता है ये मंदिर, इसलिए भी ये प्रसिद्ध रहता है। काफी पवित्र नगरी का दर्जा मिला हुआ है और वहां पर एक बंदर का माँ ताप्ती के छाया चित्र को लेकर इस तरह बार बार नमन करना वाकई एक कौतूहल का विषय है और एक श्रद्धा भी लोगों की इस कारण से उमड़ती है इस स्थान को लेकर के। जी जी जी, चलिए ऋषु, बहुत बहुत शुक्रिया। और ऋषु जिस तरीके से जानकारी दे रहे हैं, हम तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे और बेहद अद्भुत ये जगह है। लोग यहाँ पर मछलियों को भी खाना खिलाते हैं। ये ताप्ती सरोवर का तट है, मुल्ताई का ताप्ती सरोवर का तट, और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। और अब तेज रफ्तार खबरें। पीएम मोदी ने दुनिया के सबसे बड़े रिवर क्रूज गंगा विलास का वर्चुअल उद्घाटन किया। 50 दिनों में 5 राज्यों से गुजरेगा ये क्रूज। 5 स्टार होटल की मिलेगी सुविधा। महाराष्ट्र के नासिक में भीषण सड़क हादसा, यात्रियों से भरी बस की ट्रक से टक्कर, 10 लोगों की मौके पर मौत, 40 घायल। दिग्गज समाजवादी नेता शरद यादव का निधन, 75 साल की उम्र में ली अंतिम सांस। बेटी सुभाषिनी यादव ने ट्वीट कर दी जानकारी। गुरुग्राम के फोर्टिस अस्पताल में शरद यादव का निधन, 1974 में जबलपुर से पहली बार चुने गए थे सांसद। जेडीयू के अध्यक्ष के साथ साथ केंद्र में मंत्री भी रह चुके शरद यादव। नर्मदापुरम में कल होगा स्वर्गीय शरद यादव का अंतिम संस्कार। आंखमऊ गांव में अंतिम संस्कार की तैयारी शुरू। पार्थिव देह लेकर दिल्ली से कल आएंगे परिजन। शरद यादव के अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे जेपी नड्डा और धर्मेंद्र प्रधान। दोनों ने शरद यादव के निधन पर जताया शोक। बीती रात 9 बजे फोर्टिस अस्पताल में हुआ निधन। सीएम शिवराज ने शरद यादव के निधन पर जताया शोक, कहा उनके विचार सदैव जीवित रहेंगे। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने भी शरद यादव के निधन पर जताया शोक, लिखा समाजवादी आंदोलन के पुरोधा, पूर्व केंद्रीय मंत्री और सार्वजनिक जीवन में मेरे साथी रहे शरद यादव का निधन सामाजिक न्याय के युद्ध की अपूरणीय क्षति है। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने भी शरद यादव के निधन पर जताया दुख, कहा ईश्वर उनके परिजनों को दुख की घड़ी सहने की शक्ति प्रदान करे।
भोपाल में बैंक फ्रॉड मामले में 11 लोगों पर एफआईआर। बिल्डर और एलआईसी के अधिकारियों पर करोड़ों के फ्रॉड का आरोप। 9 लोगों की शिकायत पर ईओडब्ल्यू ने शुरू की जांच। 11 पर एफआईआर। सीधी पुलिस ने सुलझाई नाबालिग बच्ची की हत्या की गुत्थी। मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार। बदनामी के डर से दोनों ने गला दबाकर कर दी थी हत्या। सीधी में सड़क किनारे खड़ी बस में लगी आग। चंद मिनटों में बस जलकर खाक। आग लगने की वजह साफ नहीं। झाबुआ जिला अस्पताल के बाहर रखे जनरेटर में लगी आग। कर्मचारियों की मुस्तैदी से टला हादसा। समय रहते आग पर काबू। उज्जैन में एक लड़की पर दूसरी को धमकाने का आरोप। सोशल मीडिया में अपलोड कर रखी हैं विवादित तस्वीरें। धारदार हथियार के साथ पुलिस ने हिरासत में लिया। पन्ना में एक युवक रातों रात बना लखपति। युवक को पुरानी खदान से मिला 4 कैरेट का हीरा। हीरा कार्यालय में जमा करवाया गया हीरा। इंदौर में देर रात बदमाशों ने एक कार को लगाई आग। सीसीटीवी में कैद हुए बदमाश। आरोपी की तलाश जारी। टीकमगढ़ में गुंडों ने छात्र की जमकर की पिटाई। मौके पर मौजूद लोगों ने बनाया वीडियो। छात्र की लात भूसे और बेल्ट से की गई पिटाई। बैतूल में बारूद ले जा रहा कंटेनर पलटा। नागपुर से गुजरात जा रहा था कंटेनर। घटनास्थल पर पुलिस टीम तैनात। सीधी में मशीनों के जरिए करवाया जा रहा तालाब का निर्माण कार्य। मजदूरों को नहीं मिल रहा काम। सभी नियम कायदों को ताक पर रखकर करवाया जा रहा काम। सीहोर में उपजेल अधीक्षक घूस लेते रंगे हाथों गिरफ्तार। 20,000 रुपए की ले रहा था रिश्वत। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज। बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।